नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एकजुट होकर लड़े तो सफलता मिलेगी, साथ लड़ने पर भारी सफलता मिलेगी। मैं नंबर की बात नहीं करता। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं, सब बात। तो सीएम नीतीश कुमार ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल दिल्ली जाने वाले हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी सीएम नीतीश ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और चूंकि वो नए सिरे से सीएम बने हैं, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात भी करने जाएंगे। नहीं, हमारी भेंट होगी। हम तो जो नवनियुक्त माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन लोगों से भी हम लोग सब बात से अपोजिशन। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात की बात तो उन्होंने जरूर कही है, लेकिन विपक्ष के किन बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, क्या इस पर कोई जानकारी? देखिए अलीम, अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ सीताराम येचुरी से भी मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है और कुछ और नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। शरद यादव से भी दिल्ली में जाकर नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। ये उसकी पूरी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं और कई नेताओं से मुलाकात होने वाली है। 7 तारीख तक दिल्ली में ही रहेंगे और इस दौरान उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मुलाकात कर एक बड़े गठबंधन की तैयारी करने की और विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद करने की उनकी पूरी कोशिश है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे खत्म हुई और उसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उसे महत्वपूर्ण थे कि नीतीश कुमार बहुत जल्द दिल्ली जाकर उन तमाम क्षेत्रीय नेताओं के लोगों से मुलाकात करेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि एक मजबूत विपक्ष बनाया जाए। उनसे जब ये भी सवाल पूछा गया था कि आपने 50 सीट वाला बयान जो दिया था, उन्होंने इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर सारे क्षेत्रीय पार्टी एक साथ मिल जाएंगे, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, तो विपक्षी जो यूपी है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोग कर रहे हैं नौटंकी। आप तो माइक नहीं रखो, ऐसे आवाज आएगी। ये सरसबंद मत फैसला बीच में कोई कहेगा तो इस बात अरे क्या यार, ऐसे डिक्टेट मत कीजिए। दिस इज वेरी बैड। हमारा भी इंटरप्शन होता है ना। तो विस्तार से नीतीश कुमार जी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनके रहते भारतीय जनता पार्टी से हमारे रिश्ते खराब। एक तो आपकी जानकारी के लिए हम कहना चाहते हैं कि 2020 लोकसभा चुनाव तक 19 तक सब ठीक था, हमारे उनके बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। विधानसभा का जब चुनाव आता है तो आप तो जो बिहार के अपने साथी हैं सब जानते हैं और हम तो चूंकि इसके संस्थापक सदस्य हैं। आज तक कभी भी जेडीयू या समता पार्टी का एलजेपी से कभी गठबंधन नहीं था, ना लोकसभा में और न विधानसभा में। चूंकि हम रामविलास जी, शरद यादव जी, जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार जी सब एक ही पार्टी में रहे, लेकिन बंटवारे के बाद कभी भी समता पार्टी ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस और जनता दल यू ऑफ शरद यादव और नीतीश कुमार, उसका एलजेपी से कोई गठबंधन नहीं था। लोकसभा में गठबंधन किया था, वो भी बीजेपी ने किया था। लिहाजा एलजेपी की ये मांग कि हमने गठबंधन में दिक्कत पैदा की, ये गलत है। 26 सीटों पर तालमेल एलजेपी और बीजेपी के बीच में हो गई थी।
हमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग फॉर्मूला बनाया गया। अब आप सारे बिहार के प्रोमिनेंट लोग हैं, रामेश्वर चौरसिया जी को जानते हैं। वो पार्टी के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे अब से थोड़े दिन पहले तक, क्योंकि दिल्ली में मेरे पड़ोस में रहते हैं, मित्र मेरे, इसलिए मैं आपको बता रहा। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के सह प्रभारी थे बनारस में, ये उनके हायर किए। वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। भाजपा में संगठन मंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। राजेंद्र सिंह जी भाजपा के संगठन मंत्री थे, वो एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। मेरा लगभग 48 साल का अनुभव है जनसंघ और बीजेपी के साथ काम करने का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनसंघ ने या बीजेपी ने अपने आदमी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया हो और चुनाव के बाद फिर अपनी पार्टी में दे दिया। सबसे ज्यादा संगठित पार्टी रही है जनसंघ भी, बीजेपी भी। तो ऐसा क्या था कि क्रमबद्ध तरीके से बीजेपी के लोग एलजेपी ज्वाइन कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, और धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत जेडीयू की संख्या कम की गई और पूरे चुनाव वो अपने आप को राम का हनुमान बताते रहे। तो हनुमान ने तो लंका जलाई थी, अकेला हनुमान था जो अयोध्या जलाने के लिए चला था। और एक बार भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा कि इससे हमारा किसी तरह का कोई वास्ता नहीं। चुनाव हो गए, एनडीए, संयुक्त एनडीए की बात कर रहा हूं, हारते हारते बचा। 5, 6, 7, 8 सीटों की कमी थी और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। ये भी हम ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सूचित कर दिया कि मेरा संख्या कम है, आपका संख्या ज़्यादा है, लिहाजा बीजेपी के ही आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। खैर दिल्ली के नेताओं का दबाव था, यहाँ के साथियों का दबाव रहा हो, नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे शपथ ली और पिछले 12 वर्षों तक कभी कोई विवाद नहीं रहा। नंदकिशोर यादव जी जो थे वो एनडीए के संयोजक थे, सुशील मोदी जी अनदर सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द पार्टी, वो कोऑर्डिनेशन का काम करते थे, डिप्टी सीएम थे। नरेंद्र मोदी को हटाना यहाँ से, सुशील मोदी जी को विड्रॉ करना और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, ये बुनियाद बन गई कि हम लोगों के साथ अविश्वास की। और बेवजह कोई ना कोई नेता किसी न किसी किस्म का एक बयान देता रहा जो नीतीश कुमार जैसे सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी के लिए बुरा था। क्या इनकी संख्या कम है, इवन देन हम बड़े भाई हैं, इवन देन हम इनको सपोर्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है और ये गठबंधन के जो कायदे कानून हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किए थे उसकी भावना के विरुद्ध भी। तो यहां से शुरुआत शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद इतराई भी है। इतराना सही शब्द है ना बिहार के जिसमें, हमारे पश्चिम यूपी के हम हैं वहाँ पे बोलते हैं इतराना। पहले उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। 2000 में जब जॉर्ज साहब कन्वीनर थे, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, रामविलास पासवान जी टेली कम्युनिकेशन थे, शरद यादव सिविल एविएशन थे, जॉर्ज साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन अब उन्होंने अपने को छोटा करना शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा सवाल है, चूंकि अमित शाह जी कुछ कहते हैं, आरसीपी सिंह जी खुद कुछ कहते हैं, उसका भी खुलासा नीतीश कुमार जी ने किया। पहले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में जाने से मना कर दिया, हमको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 17 एमपी बीजेपी के, उनके 5 मंत्री, 16 एमपी हमारे और हमारा 1 मंत्री, तो हमने इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने शुरू की कैंपेन की, उस बीच में आरसीपी सिंह जी अध्यक्ष बन गए थे। दिसंबर के महीने, हम आप सबको जानकारी है, इसी हॉल की बात है।
आखिरी दिनों में नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह जी को ही ऑथराइज कर दिया टू टॉक विद द बीजेपी लीडर्स और जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू जेडीयू, उन्होंने बजाय उनके साथ रिप्रेजेंटेशन मांगने को उन्होंने खुद ही पूरी पार्टी का सरेंडर करा दिया। और आखिरी दिन भी नीतीश जी ने कहा कि कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो अमित शाह जी कहते हैं कि एक हो सकता है, वो भी आरसीपी से। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी बड़ी पार्टी, ये तय नहीं कर सकते कि आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कौन। तो आरसीपी सिंह जी को लेकर के नीतीश कुमार जी ने विस्तार से बताया कि कैसे उनको एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया प्रयोग महाराष्ट्र में चला है, फाइंड एकनाथ शिंदे इन एवरी पार्टी। तो हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे मिल गए, लेकिन वो यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए पार्टी की संगठन क्षमता की वजह से और नीतीश जी के जो पॉलिटिकल क्लाउड है उसकी वजह से। लेकिन हर प्रयास किए कि यहाँ तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जेडीयू के 2 दिनों के कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसमें क्या कुछ ऐसी स्थितियां रही, परिस्थितियां रही जिसके वजह से जेडीयू को बीजेपी से अलग होना, वो बता रहे थे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। मधेपुरा एसपी की मोबाइल चोरी की पुष्टि हो गई है। 22-23 अगस्त की रात मोबाइल की चोरी हुई थी और इसको लेकर थाने में सनहा भी दर्ज कराया गया था। महिला के पास एसपी का मोबाइल मिला है। अब तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। जिस महिला पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लग रहा है, उस महिला को हालांकि गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मोबाइल चोरी हुआ था इसकी पुष्टि हो गई है, क्योंकि 22 और 23 अगस्त की रात मोबाइल चोरी को लेकर सनहा दर्ज किया गया था। सर, ये चोरी कहां से हुआ था मोबाइल? अगर इसमें अगर बात सामने आ रही तो चोरी कहां से? ये 22-23 की रात्रि की बात है। उस समय मैं अवकाश में था, छुट्टी में था और हमारे जिला के दैनिक कार्य प्रभार में डीएसपी मुख्यालय ही थे और सरकारी मोबाइल उन्हीं के पास में था। तो 22-23 की रात्रि में मोबाइल उसका उनके पास से गायब हो गया और इस संबंध में फिर जा कर के एक सनहा भी उनके द्वारा कराया गया था। कितने दिन बाद सनहा कराया गया सर? उसी दिन कराया गया था सनहा। कहाँ? सदर थाना में? सदर थाना में जी, जिसकी जांच चल रही थी। जांच के क्रम में मोबाइल भी मिला और उस महिला का भी बयान भी आया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बयान की हम लोग सत्यता की जांच पूरी तरह करवा रहे हैं। और एसपी के मोबाइल चोरी के मामले को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए सहरसा के रेंज के डीआईजी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान सुपौल के एसपी अमरकेश डी को सौंपा गया है। मधेपुरा एसपी राजेश कुमार का मोबाइल एक कॉल गर्ल्स के पास मिलने का मामला अब काफी गहराता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार वैसे तो ऑन कैमरा इस मामले में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की जांच जो है वो कराई जा रही है। सुपौल एसपी डी अमरकेश को इस पूरे मामले का जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पहले जो सहरसा रेंज के जो डीआईजी थे शिवदीप लांडे, उनके द्वारा जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसमें राजेश कुमार को टीम लीडर के तौर पे रखा गया था। लेकिन पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जो शिवदीप बावन लांडे हैं डीआईजी कोसी रेंज के, उनके द्वारा इस एसआईटी में फेरबदल किया गया। डी अमरकेश जो सुपौल के एसपी हैं, उन्हें इस जांच का एसआईटी का जो है प्रभारी बनाया गया है और उनके नेतृत्व में उस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सहरसा की जो महिला थाना की जो एसएचओ हैं, उन्हें भी इस टीम में रखा गया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। चूँकि जो कॉल गर्ल्स थी जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधेपुरा के जो एक डीएसपी हैं जो प्रभार में थे, एसपी के छुट्टी जाने के कारण वो प्रभार में थे और वो इस कॉल गर्ल्स का
जो है वो इस्तेमाल किए और फिर पैसा नहीं देने के कारण यह मोबाइल जो है वो उनके बिस्तर के तकिए के नीचे रखा हुआ था और वो लेकर के वो चलती बनी और फिर यह जो मोबाइल है वो सहरसा से बरामद किया गया। और इसके बाद ये पूरा मामला का खुलासा हुआ जब सुदीप लांडे जो है इस पूरे मामले की जांच करने लगे। उन्होंने मधेपुरा एसपी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ मिला और उसके बाद सर्विलांस पर रखा गया तो पता चला कि ये मोबाइल जो है वो सहरसा में है। और सहरसा में जब जांच टीम ने जो इस पूरे सर्विलांस पर जो मोबाइल था उसका लोकेशन निकाला गया तो पता चला कि इस महिला के पास है। और महिला से जब पूछताछ की गई कि यह सरकारी मोबाइल जो है मधेपुरा एसपी का आपके पास कैसे है, तो उसने खुलासा किया, चौंकाने वाला खुलासा, कि जो डीएसपी हैं वो उनके साथ जो है संबंध बना रहे थे। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के जो दामन पे दाग भी लगे और यही वजह है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने जांच का आदेश दिया। डीआईजी सुदीप पावन लांडे ने टीम का गठन किया और अब इस टीम में जो है फेरबदल की गई है। सुपौल एसपी डी अमरकेश इस पूरी टीम को लीड करेंगे। सहरसा महिला थाना के एसएचओ जो है वो सहयोग करेंगी और इस पूरे मामले की जाँच के बाद ही पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपी जो डीएसपी है उनके ऊपर भी और पूरे मामले का खुलासा जो है होने के बाद ही मीडिया से कुछ भी साझा किया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और सासाराम से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विजेंद्र यादव की हत्या की गई है। आरजेडी से जुड़े हुए थे विजेंद्र यादव, करगहर के पूर्व प्रमुख भी थे विजेंद्र यादव। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद गुस्से में लोग आ गए और करगहर बाजार को बंद कराया। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। नहीं सर, नहीं सर। बाहरी ऐसे कि घर में पूरा जाम हो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के साथ जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए पांचों विधायकों ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया और बीजेपी का प्रतीक शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से पूर्वोत्तर के लोग खुश हैं, लिहाजा वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। वहीं विधायक जय किशन ने भी कहा कि वो पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, इसलिए एनडीए में शामिल हुए। भाजपा का सरकार आने के बाद और खास करके नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में जो भाजपा का जो चाहत है इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसीलिए जनता ये आरजेडी का जो 500 है वो खुद आके शामिल किया, ज्वाइन किया, मर्ज किया। तो आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आके हमने अध्यक्ष जी को हम लोग ऐसे मर्ज कर लिया है करके हमने ज्वाइन मतलब खुशी दिखाने आया। देखो, हम ये सब विधायक ये हमारा इलेक्शन लड़ाई करने से पहले एनडीए के प्लेटफॉर्म में था, जेडीयू भी पहले एनडीए में था। हमारा ये मणिपुर का जनता लोग, हम लोग एनडीए में ऐसा सोचकर हम लोगों को वोट दिया था। ये अभी उस लोगों ने वापस उसका रिश्ता तोड़कर ये महागठबंधन के साथ चला गया। तो हमारा जनता लोग क्या चाहता है, सभी हमारे ये विधायक वोटर हमारा सभी चाहता है ये, तो हम लोग को एनडीए के रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये वो लोग पुल आउट कर रहा है, इसीलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन करना मजबूरी है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर, शिक्षक दिवस पर कोई घोषणा नहीं होगी, राज्यकर्मी के दर्जे पर ऐलान नहीं होगा, शिक्षक बहाली पर भी ऐलान नहीं होगा। और वहीं 7वें फेज की बहाली की मांग हो रही है, विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने इस तरह के किसी भी घोषणा से इनकार किया है।
मंत्री जी, कल 5 सितंबर है, यानी खाली खाली तो नहीं मनाएंगे गुरु जी, कुछ तो नया रखे होंगे आप। दिया हूँ ना, कुछ नया रखे होंगे। अभी ना दिया हूँ, अंतर वेतन की राशि अभी दिया हूँ ना, 4 दिन पहले कैबिनेट हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ भाईजान। नया क्या दे रहे हैं? तो नया तो ये कह रहा हूँ कि भैया आप शिक्षा दान समझ के दो, चाहे जो समझ के दो। आप शिक्षक की अपनी भूमिका जो शिक्षा संस्कार में जो ह्रास हुआ है, सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं है, सरकार कोई कमी कर भी नहीं रही है। आप समझिए, पोशाक राशि, ये प्रोत्साहन राशि, साइकिल योजना, ये बिहार के लिए नजीर है कि नहीं, और देश के लिए नजीर है। बिहार ने शुरू किया, माननीय कमी दिख रही है नीतीश कुमार ने, और फिर देश के लिए नजीर है। तो कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है। कमी है तो शिक्षा संस्कार में जो ह्रास हुआ है, उसको अपने विरासत को याद करते हुए, अपनी थाती को याद करते हुए, ज्ञान की भूमि बिहार में ज्ञान सर्वोपरि हो, यह इस देश में राज्य अव्वल स्थान प्राप्त करे शिक्षा जगत में, यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। 7वें फेज को लेकर लाठीचार्ज हुई और जो स्टूडेंट घायल हुए, फिर से प्लानिंग है कि 5 सितंबर को अगर आप कुछ घोषणा नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे। एक बड़ी चुनौती है फिर आपके लिए 7वें फेज का विज्ञापन प्राइमरी के लिए। आंदोलन अख्तियार है, इस पर तो कोई रोक नहीं है, और आंदोलन के दरमियान जो अधिकारी गलती किए, इतना जल्दी कहीं कार्रवाई होते देखे हैं? ये है महागठबंधन सरकार की नीति, ये है सामाजिक न्याय की सरकार की नीति। धन्यवाद। नहीं सर, लेकिन मोटा मोटी एक चीज बता दीजिए सर, 7वें फेज को लेकर तो शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे चंद्रशेखर, जिन्होंने 5 सितंबर को लेकर साफ कह दिया कल कुछ नई घोषणा नहीं होने वाली है, कुछ नया तोहफा नहीं मिलने जा रहा है। 7वें फेज विज्ञापन को लेकर भी हमने सवाल किया, लेकिन इन्होंने बात को टाल दिया। अभी फिलहाल 7वें फेज के विज्ञापन को लेकर साफ संशय बना हुआ है। ये क्लियर है कि अभी फिलहाल 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं जो तोहफा मिलने वाला था, जो उम्मीदें थी कि राज्यकर्मी का सरकार तोहफा देगी, दर्जा देगी, लेकिन कल कुछ नहीं होने वाला है। इस बात की पुष्टि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कर दी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।